हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एकाधिकार के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। एकाधिकार जो है वो बाजार का एक वर्गीकरण होता है कंपटीशन के अनुसार। एकाधिकार के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि किसी एक ही विक्रेता का पूरे बाजार पर अधिकार होता है। एकाधिकार शब्द को इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। तो हम यहाँ मोनो प्लस पॉली इस शब्द को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा मोनो और दूसरा होता है पॉली। इन दो शब्दों से मिलकर एकाधिकार शब्द बना होता है। मोनो का अर्थ होता है अकेला और पॉली का अर्थ होता है विक्रेता। तो जहाँ अकेला विक्रेता जिस बाज़ार में होता है उसको हम मोनोपोली के नाम से जानते हैं कि वहाँ पर एक ही विक्रेता पाया जाता है। तो मोनोपोली का अर्थ होता है एक अकेला विक्रेता, यही मोनोपोली से। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु विशेष का एक ही विक्रेता होता हो। जो भी वस्तु विशेष उत्पादित की जा रही है उस वस्तु विशेष का बाजार में जो है एक ही पूर्तिकर्ता होता है, उसी के द्वारा उस वस्तु की पूर्ति उस बाजार विशेष में की जाती है। उस विक्रेता का उस बाजार की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। फर्म और उद्योग एक ही होते हैं और इसकी कोई निकट प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं होती। अर्थात एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का, उस वस्तु विशेष का एक ही विक्रेता होगा, एक ही पूर्तिकर्ता होगा। उसका उस वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होगा। उसकी इच्छा के अनुसार वस्तु की सप्लाई की जाएगी, कहीं ज़्यादा और कहीं कम की जाएगी। और फर्म और उद्योग एक ही होते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए फर्म एंड इंडस्ट्री, बोथ आर सेम, दोनों एक ही जैसे होते हैं। और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, अर्थात कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस मार्केट में उसका अवेलेबल नहीं होता है। अब अलग अलग राइटर ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। प्रोफेसर लर्नर के शब्दों में एकाधिकार का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरता हुआ होता है। अर्थात इसकी वस्तु की जो मांग का वक्र होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ AR को =D माना गया है। तो एकाधिकारी वह विक्रेता होगा जिसकी वस्तु की मांग का वक्र गिरता हुआ होगा, अर्थात उसकी वस्तु की मांग जो है वो लगातार गिरती भी होगी। वॉटसन के शब्दों में एकाधिकारी एक वस्तु का एक अकेला उत्पादक होता है, उस वस्तु विशेष का वो एक ही उत्पादक होता है और जिसकी कोई निकट प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं होती, उसका कोई नियर सब्स्टिट्यूशंस मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। प्रोफेसर बहनम कह रहे हैं कि एकाधिकारी एकमात्र ऐसा विक्रेता होता है जो संपूर्ण पूर्ति को नियंत्रित करता, अर्थात इसकी पूर्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। तो यहाँ हमने अलग अलग अर्थशास्त्रियों की अलग अलग जो है परिभाषाएं पढ़ी। अब उनकी परिभाषाओं से जो एकाधिकार की विशेषताएं निकल के आती है, एकाधिकारी बाजार की विशेषताएं निकल करके आती है। तो यह एक ऐसा बाजार है जिसमें सबसे पहली बात एक ही विक्रेता होगा किसी वस्तु विशेष का, तथा क्रेताओं की संख्या ज़्यादा होगी, खरीदने वाले ज़्यादा होंगे उस वस्तु विशेष को और बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। उस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होगी, कोई नियर सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो उसी के जैसा हो कि आप उसको उपभोग न कर करके किसी दूसरी कमोडिटी का जो है वो कंजम्पशन कर लो। ऐसी कोई निकट प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं होती है कि मैं आम नहीं खा करके केला खा लूँ अगर आम के प्राइस ज़्यादा हो रहे होते हैं तो। उसके बाद है इसमें उद्योग और फर्म दोनों एक ही होते हैं। जैसे हमने देखा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इंडस्ट्री अलग होती है और फर्म अलग होती है, बट हेयर फर्म एंड इंडस्ट्री बोथ आर सेम, यहाँ पर वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद इसकी मांग का वक्र बैलोचदार होता है, अर्थात आप अगर ज़्यादा कीमतें बढ़ाते हो तो भी पूर्ति मांग में ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता। अगर कीमतें बढ़ती भी है तो भी मांग में पोस्टपोनमेंट जो है वो ज़्यादा संभव नहीं होता है। उसके बाद है प्रभावशाली प्रतिबंध होते हैं। इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट इतनी जो है वो आप आसानी से नहीं कर सकते। कुछ प्रतिबंध होते हैं, तो प्रवेश व बहिर्गमन की शर्तें होती है। आप आसानी से इस बाज़ार में किसी फर्म या इंडस्ट्री का सेटअप नहीं कर सकते और आसानी से इस बाज़ार को आप छोड़ करके भी नहीं जा सकते हैं।
उसके बाद है यहाँ पर आपको अधिकतम लाभ होगा ही होगा। दीर्घकालीन की विशेषता यह है कि दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को उस वस्तु विशेष का विक्रय करने पर अधिकतम लाभों की प्राप्ति होगी। अल्पकाल में ये स्थिति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इट में बी पॉसिबल मैक्सिमम लॉस, इट में बी पॉसिबल लॉस, इट में बी पॉसिबल नो लॉस नो प्रॉफिट। तो 3 परिस्थितियाँ अल्पकाल में हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को अधिकतम लाभ ही प्राप्त होगा और मूल्य प्रतिस्पर्धा ही होती है। यहाँ पर केवल प्राइस के साथ कंपटीशन चलता है और पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। उस एकाधिकारी का उस वस्तु विशेष की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अब बात आती है मूल्य व उत्पादन निर्धारण की, कि जब कभी कोई एकाधिकारी किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करता है, उसके बाद इसकी एक और करैक्टरिस्टिक्स है जो इसमें लिखी नहीं गई है। वो करैक्टरिस्टिक्स है कि एकाधिकारी द्वारा उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए इस पर सरकारी नियंत्रण होते हैं। इस बाज़ार पर सरकार जो है वो अपना नियंत्रण स्थापित करती है। आप ज़्यादा जो है वो कंज्यूमर का एक्सप्लोटेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो ये बात अलग है कि आप थोड़ा सा कर सकते हो, परंतु अगर आपने ज़्यादा किया तो फिर आप पर गवर्नमेंट जो है किस स्टाइल का जो शिकंजा है वो कस सकती है। अब हम डिसाइड करते हैं कि इनमें वस्तु की जो है एकाधिकारी मूल्य में उत्पादन का निर्धारण कैसे किया जाएगा। अधिकांश जगह यही क्वेश्चन आता है कि उत्पादन का निर्धारण। तो उत्पादन के निर्धारण की प्राय 2 विधियां होती है। जब कभी भी किसी भी बाजार में किसी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा, या तो कीमत या फिर उत्पादन की मात्रा, इन दोनों का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड थोड़ा क्लासिकल मेथड है और जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा सा मॉडर्न मेथड है। तो पहला होता है कि वेयर टीसी और टीआर के बीच की दूरी अधिकतम होती है। फर्स्ट मेथड कह रहा है कि जहाँ टीसी और टीआर के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो वहीं प्रोडक्शन का डिटर्मिनेट करना चाहिए। और दूसरा मेथड कह रहा है वेयर एमआर एंड एमसी आर इक्वल, तो वहाँ पर हमें उत्पादन का निर्धारण कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये ट्रेडिशनल मेथड को पढ़ेंगे, टीसी इक्वल टू टीआर। तो इसमें हम देखते हैं कि एकाधिकारी के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण सबसे पहले कुल लागत और कुल आगम विधि की सहायता से किया जाएगा। टीआर जो है वो कुल रेवेन्यू कर्व है, यहाँ पर फर्म का ये टीआर कर्व है, ये कुल रेवेन्यू कर्व है, और ये टीसी है तो ये फर्म की कुल लागत का वक्र है। और अधिकतम लाभ की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफ बना करके एक्सप्लेन करती हूँ कि इस स्टाइल से ये फर्म का ओ एक्सिस और ये फर्म का एक्स एक्सिस और ये फर्म का वाई एक्सिस है। ऑन ओ एक्सिस वी आर शोइंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा है उसको शो कर रहे हैं, या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि ओ एक्स वाई, यहाँ पर आप क्वांटिटी को शो कर रहे हो और यहाँ पर आप टीसी और टीआर को शो कर रहे हो। अब देखिए किसी भी इसमें एकाधिकारी बाजार में जो टीआर की कंडीशन होती है वो इस स्टाइल से होती है। टीआर यहाँ से आपके 45 के एंगल से ऐसा होता है और फिर लास्ट में डाउनफॉल हो जाता है। पर टीसी जो होता है वो स्टार्टिंग से हाईएस्ट होता हुआ फिर बाद में जाकर के ऊपर की ओर जाता है। तो ये है आपका टीआर और ये है आपका टीसी। इस स्टाइल से ये आपके 2 कर्व हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 2 पॉइंट है जहाँ पर टीसी इक्वल टू टीआर हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ भी टीसी इक्वल टू टीआर और हेयर ऑल्सो टीसी इक्वल टू आपका टीआर है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। एल और एम की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। ये पूरा एरिया प्रॉफिट का एरिया है, बट दिस इज़ द लॉस एरिया, दिस इज़ द लॉस एरिया। यहाँ पर भी लॉस होगा, वहाँ पर भी लॉस होगा। वाई? बिकॉज हेयर टीसी ग्रेटर देन टीआर। अब देखिए टीसी हाई है और आपका टीआर लोअर है, then TC greater than TR. Again आप देखिए TC is higher and TR is lower. Then again TC is greater and TR is lower. But here TR is greater and TC is lower. तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्शन का जो है यहाँ पर Q पर प्रोडक्शन करना चाहिए, Q0 पर भी नहीं करना चाहिए और Q2 पर भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप Q0 से लेकर के और Q2 तक अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो बेस्ट प्रोडक्शन है, बट Q1 पर फर्म को जो है वो मैक्सिमम लाभों की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ आपको इस क्लासिकल मेथड के अकॉर्डिंग यही बताया गया है कि एक उत्पादक को
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के उत्पादन के बीच कहीं भी प्रोडक्शन करे तो ठीक है, परंतु अगर वो बियॉन्ड द लिमिट जाता है और आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है तो दोनों कंडीशन में उसको जो है वो लॉस की सिचुएशन होगी। तो ये है इसका ट्रेडिशनल मेथड। इसमें पूरा ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस जो है वो दी गई है फर्स्ट मेथड की, कि कहाँ पर कैसे और किस स्टाइल से टीसी और टीआर के अनुसार जो है वो लाभों उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने की कोशिश की गई है। अब हम आते हैं कि एमसी और एमआर मेथड के अनुसार। सेकंड मेथड है एमसी और एमआर। तो एमसी और एमआर को समझने के लिए अगर मैं आपको अल्पकाल में लेके चलूँ पहले, तो अल्पकाल के अंतर्गत आपके 3 डायग्राम होंगे इस स्टाइल से। यह अल्पकालीन बाजार है। अल्पकालीन बाजार में एक उत्पादक को हो सकता है कि लाभों की प्राप्ति हो, एक को हो सकता है लॉस हो। हेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट की सिचुएशन है, यहाँ पर लॉस की सिचुएशन है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। अब मैं आपको इनको अच्छे से समझाती हूँ एक एक ग्राफ को, कि सबसे पहली स्थिति है आपकी लाभों की, कि आपको लाभ मिले, इट मे बी पॉसिबल कि ऐसी सिचुएशन हो। तो आपका ग्राफ किस स्टाइल का होगा, देखिए इनका जो स्लॉप है, पहले तो इसको थोड़ा सीधा बना लेना चाहिए हमें। इनका जो स्लॉप है आपके एमआर का और एआर का, वो इस स्टाइल से होगा। तो दिस इज़ योर एमआर एंड दिस इज़ योर एआर, ये सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि आप एसी को ऐसे ले जा सकते हो, तो दिस इज़ योर एसी। एस एसी भी लिख सकते हो या एसी भी लिख सकते हो, शॉर्ट टर्म में एसी, एस एसी हो गई। अब हमें डिसाइड करना है कि यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो जब आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहे हैं तो आपकी एमसी जो होगी वो आपके एसी से कई गुना ज़्यादा ऊपर होगी। ये है आपका, सॉरी एक बार वापस बता रही हूँ, ये आपका ग्राफ, दिस इज़ एम आर, दिस इज़ ए आर, इस स्टाइल से आप एम आर और ए आर को बनाओगे। सबसे पहले एम आर और ए आर, और ये है आपकी एम सी होगी जिसको मैंने आपको एस एम सी। अब हमें देखना है कि एसी जो है इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो एसी का लेवल थोड़ा सा लोअर होगा। यहाँ पर आपकी एसी होगी जिसको हम बोलते हैं एस एस सी, इसको बोलते हैं एस एम सी। अब देखिए आपका जो जहाँ पर एम आर इज इक्वल टू ए आर था, वो पॉइंट कौन सा है, तो एम आर इज इक्वल टू ए आर वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका किसका निर्धारण हो गया कि प्रोडक्शन यहीं तक होगा। अब आप देखिए ए आर और ए सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपने पहले प्रोडक्शन का डिटरमिनेट कर लिया। दिस इज़ योर ए सी पॉइंट एंड दिस इज़ योर ए आर पॉइंट। तो ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है आपका, ये पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट आपके प्रॉफिट को शो कर रहा है कि आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किस तरीके से हुआ है, दिस इज़ योर कॉस्ट, दिस इज़ योर प्रॉफिट, एंड आर एम एल एम कुछ भी लिख लीजिए आप। तो पीसी के बराबर पर यूनिट प्रॉफिट हुआ है, और टोटल प्रॉफिट जो है वो इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्ट पी सी एल एम के पूरे इक्वल आपको जो है वो प्रॉफिट की सिचुएशन हुई है। ये है शॉर्ट टर्म की फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद शॉर्ट टर्म में सेकंड कंडीशन हो सकती है आपकी ये वाली कि देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो इसके लिए वापस आपका ग्राफ वैसा ही बनेगा, वही आपका एम आर, वही आपका ए आर रहेगा, उसी स्टाइल से आपकी एम सी जाएगी, है ना। यहाँ तक तो सारे ग्राफ एक जैसे ही हैं। दिस इज़ अगेन एम आर, दिस इज़ अगेन ए आर, दिस इज़ अगेन एस एम सी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके ए सी जहाँ से आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहाँ आपके एम सी ने एम आर को टच किया, अब आपका ए सी का बॉटम इसको टच करता, इस लाइन को टच करता हुआ निकल जाएगा। ए सी का बॉटम आपको इस लाइन को टच करेगा, ए सी का बॉटम, और आपका ए सी इस स्टाइल से निकल जाएगा। तो हेयर ए सी इक्वल टू ए आर, ये आपकी ए सी है
और ये आपका AR है, और हेयर नो प्रॉफिट नो लॉस बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। पर देखिए आपको इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही लाइन ले जानी है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को यहाँ आपके AC का बॉटम इस लाइन को टच करता हुआ ऐसे निकल जाएगा, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। अब शॉर्ट टर्म में तीसरी कंडीशन हो सकती है लॉस की। लॉस की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टाइल से वही वापस AR MR और वही MC, ये आपकी इस स्टाइल से एक MC चली गई। अब आपने यहाँ लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और AC के बॉटम को इससे टच कर दीजिए। AC का बॉटम यहाँ टच हो गया इस लाइन से, और अब देखिए AR ये है और AC ये है, देन द डिस्टेंस बिटवीन AR एंड AC इज़ इक्वल टू लॉस, और ये पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट जो है हमारा वो लॉस के बराबर है, बिकॉज प्राइस इज़ दिस एंड कॉस्ट इज़ दिस। प्राइस लोअर रखा गया हमने, कॉस्ट बहुत हाई आ रही है, तो PC के इक्वल पर यूनिट लॉस हो रहा है, और टोटल लॉस है PCLM इस रेक्टेंगुलर पार्ट के इक्वल टोटल लॉस हो रहा है। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये सिचुएशन हो, परंतु लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं रहता है फर्म को, और दीर्घकाल में फर्म को जो है वो असामान्य लाभों की प्राप्ति होती है। तो आप अपने डायग्राम में वापस वही जो आपका प्रॉफिट वाला था या तो वो बना सकते हो, या आप ऐसा वाला भी एक डायग्राम बना सकते हो, MR AR AC MC। अब यहाँ LAC LMC लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट तो कहाँ है, यहाँ पर है, वेयर MC इक्वल टू AR, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। बट द डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AR इज़ दिस, तो ये पूरा जो पार्ट है हमारा वो आपका प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को इस स्टाइल से लाभों की प्राप्ति होगी। तो ये है आपके दीर्घकाल का डायग्राम। अब आता है कि एकाधिकार उत्पन्न होने के कारण, कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे किसी कंट्री में एकाधिकारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो एकाधिकार उत्पन्न होने के पीछे कुछ तो गवर्नमेंट के लॉजिकल होते हैं, कि सरकार जो है वो आपको परमिशन दे देती है। तो उसमें सबसे पहला है कानूनी एकाधिकार, कि अगर गवर्नमेंट आपको लीगली राइट दे देती है तो आप अपना जो है वो एकाधिकार कायम कर सकते हो किसी भी वस्तु पर। जैसे सरकार एकाधिकार दे रही है, यहाँ पर मैंने पानी, बिजली और शराब इनके एग्जाम्पल ले रखे हैं, कि वाटर की सप्लाई किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू की जाएगी, वाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा वही सेल करेगा, उसके अलावा कोई सेल नहीं कर सकता। तो इन लोगों का पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है, और ये प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पानी की सप्लाई नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं कर सकते, आप शराब का ठेका जो है वो नहीं ले सकते, जिसको टेंडर मिला वही लेगा। तो यहाँ पर इन लोगों के थ्रू अपने आप ही एकाधिकार जो है वो कायम हो जाता है। कभी कभी कायम होता है कच्चे माल की उपलब्धि, कि कच्चे माल का केंद्रीकरण ही उस पर्टिकुलर जगह पर ही है, रॉ मटेरियल ओनली उस पर्टिकुलर प्लेस पर हो रहा। फॉर एग्जांपल है जैसे जूट का, कि जूट का रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा अपने बंगाल में ही होता है, तो वहीं उसका सेंट्रलाइजेशन हो गया, वहीं मोनोपोली हो गई, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस डिटर्मिनेट किए जाएंगे। चावल वहाँ ज़्यादा उत्पादित होते हैं तो उनकी मोनोपोली चलेगी। तो कहीं ना कहीं नेचुरल सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, कि नेचर उसको परमिशन दे रहा है उस कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने का। जैसे हम शक्कर के मामले लें तो यूपी का शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये सेंट्रलाइजेशन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से होता है, कि मैक्सिमम शुगर मिल जो है वो यूपी में है, मैक्सिमम राइस मिल्स बंगाल में है अपने, और मैक्सिमम जूट मिल्स भी बंगाल में है। उसके बाद होता है अधिक पूंजी विनियोग। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी है तो भी अपने आप ही उसकी मोनोपोली हो जाती है। जैसे यहाँ पर है कि टाटा ने, रिलायंस ने, इन्होंने अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी फर्म या किसी कंपनी पर, तो अब इनकी मोनोपोली है, ये अपने हिसाब से उस इंडस्ट्री को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे रिफाइंस में है, पेट्रोलियम है, टाटा की है जो स्टील और आयरन कंपनी है, इस वजह से। उसके बाद आता है सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा एकाधिकार, कि जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार को रेलवे में जो है वो मोनोपोली मिल गई, कि सरकार चाहे, जैसे अब
सप्लाई कर सकती है, लोगों से उतना ही प्राइस ले सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट उन कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है, सरकार वो हमें सेवाएं दे रही है। तो सरकार जब वो सेवाएं हमें दे रही है तो सरकार अपने हिसाब से उनका मूल्य वसूल कर सकती है। और रेलवे की सेवाएं किसी और के द्वारा दी भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबे चौड़े ट्रैक का जो है वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसके बाद है कुछ व्यापारिक लाभ। नाम ऐसे हो जाते हैं कि अपने आप ही आपकी मोनोपोली हो जाती है, उनकी इतनी ज़्यादा मार्केट में गुडविल हो जाती है कि फिर उनके हिसाब से जो है वो पूरा बाज़ार चल नहीं सकता है। उसके बाद है कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं किसी इंसान में, तो वो अपनी मोनोपोली चला जाता है। जैसे डॉक्टर है, बहुत अच्छा मरीजों का इलाज करता है, तो लोग अपने आप ही उसी को दिखाने चाहेंगे, चाहे वो 100 से 500 रुपये तक की फ़ीस कर दे तो भी लोग उसी को दिखाएंगे। कोई बहुत अच्छा वकील है, कोई बहुत अच्छा टीचर है, वो अच्छा पढ़ाता है, तो लोग ट्यूशन फीस ज़्यादा करने पर भी उसी के पास जाएंगे। उसके बाद है आयात निर्यात व कर नीति। कभी कभी हमारी टैक्स पॉलिसी ऐसी हो जाती है कि हम बाहर से उसका इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ बाहर से लाएंगे तो टैक्स लगा करके उतनी ही पड़ेगी, तो उसने अच्छा है कि हम उतने मूल्य में तो यहीं वो कमोडिटी जो है वो परचेज कर लें। तो ये सारे कारण होते हैं हमारे एकाधिकार के उत्पन्न होने के कारण। अब आता है विभेदात्मक एकाधिकार, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ये एक मोनोपोली का ही एक प्रकार है। मोनोपोली एकाधिकारी को पहले तो मूल्य निर्धारण का एकाधिकार होता है, उसके बाद वो वैसे तो सभी वस्तु या सेवा से एक ही मूल्य वसूल कर लेता है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न व्यक्तियों और भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग मूल्य में बेच करके अलग अलग कीमतें वसूल कर लेता है। तो जब वो ऐसा करता है, एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को बेच करके अलग अलग प्राइस ले रहा है, तो उसे हम विभेदात्मक एकाधिकार कहेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, धनी मरीज से ज़्यादा फीस लेता है, गरीब से कम लेता है। रेलवे है, अलग अलग वस्तुओं का उसका किराया अलग अलग होता है। तो वैसे ही एकाधिकारी घरेलू बाज़ार में ऊंची कीमत और विदेशी बाज़ार में नीची कीमत लेकर के और अपना एकाधिकार कायम कर लेता है। तो जब एकाधिकारी अपनी एक ही वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेच करके अलग अलग मूल्य वसूल करता है, तो उसे हम विभेदात्मक एकाधिकार के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर कह रहे हैं कि समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमतें वसूल करना ही विभेदात्मक एकाधिकार कहलाता है, कि एक ही प्रकार की वस्तु आपने अलग अलग लोगों से उसके अलग अलग प्राइस ले लिए हैं, तो उसे हम यही कहेंगे। अब इसकी शर्तें क्या है कि विभेदात्मक हर बाज़ार में पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसकी सबसे पहली शर्त है कि आपकी एकाधिकारी स्थिति हो। अगर आपकी उस बाज़ार में एकाधिकारी स्थिति है तो आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस जो है वो ज़्यादा वसूल कर सकते हो, या दो जगह एक ही वस्तु के दो लोगों से अलग अलग प्राइस ले सकते हो, क्योंकि वैसी वस्तु की उपलब्धि आपके अलावा कोई और बाज़ार में नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आपकी एकाधिकारी स्थिति और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद उपभोक्ता की मांग की लोच में भिन्नता, कि अगर सपोज कीजिए कंज्यूमर की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अलग अलग है, कहीं पर जो है मांग की लोच अधिक है, कहीं पर मांग की लोच कम है। तो जहाँ पर मांग की लोच कम है, कम लोचदार है, वहाँ आप पैसा ज़्यादा ले सकते हो, और जहाँ मांग की लोच अधिक लोचदार है वहाँ आप पैसा कम लोगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसा लिया तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर देंगे। तो अगर उपभोक्ता की मांग की लोच एक ही वस्तु की अलग अलग जगह अलग अलग है, तो आप अलग अलग उपभोक्ता से उस वस्तु के प्राइस अलग अलग लेते हो। कुछ व्यक्तिगत सेवाएं ऐसी होती है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वकील है, तो इन लोगों की सेवाएं अलग अलग होती है, इस वजह से ये अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस ले लेते हैं, धनी से अलग, निर्धन से कम, ऐसा इनमें कर सकते हैं। उसके बाद है कानूनी स्वीकृति। कभी कभी मैंने आपको बताया कि कानून भी स्वीकृति दे देता है कि एक ही वस्तु के दो दो प्राइस दे लो। जैसे सरकार है, सरकार की स्वीकृति से, जैसे घरेलू बाज़ार में आप जो घरेलू कंजम्पशंस करते हो, हम जो डोमेस्टिक कंजम्पशंस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके जो प्राइस आते हैं पर यूनिट वो बहुत हाई आते हैं। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उसी कमोडिटी का यूज़ किया जाता है कृषि क्षेत्र में, तो जब कृषि क्षेत्र में किया जाता है तो वहाँ उसकी रेट बहुत ज़्यादा लोअर लगा दी जाती है। तो ये भी कारण है कि गवर्नमेंट ने दे रखी है। अब वही है, जैसे राशन में चीनी लेने जा रहे हो तो राशन में चीनी जो है वो सस्ती मिल रही है, और आप जब मार्केट से चीनी ले रहे हो तो वो वही चीनी आपको महंगी मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट ने ऐसी परमिशन दे रखी है। उसके बाद आता है कमोडिटी का नेचर, कि कुछ कमोडिटी ऐसी होती है कि जिनका नेचर अलग अलग हो, तो फिर उनका जो है वो
मूल्य भी अलग अलग लिया जाएगा। अब सपोज कीजिए नेचर में हम देखते हैं कि हमने रेलवे में सामान सेंड किया। अब रेलवे के 2 वोगन हैं और दोनों ही सामान ले जा रहे हैं, दोनों ही भरे हुए हैं, बट एक में कॉक है, कोयला, और दूसरे में गोल्ड है। अब आप सोचिए कि कोक वाले का और इसका प्राइस सेम ही होगा क्या? नहीं, उन कमोडिटी का नेचर ऐसा है कि जो चीज़ ज़्यादा वज़नी है उसका पैसा ज़्यादा लेगा, और जो चीज़ कम वज़न की है, बहुत मूल्यवान है, तो उसका किराया ज़्यादा होगा, इसका किराया कम होगा। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। कोक का नेचर अलग था, गोल्ड का नेचर अलग था, इस वजह से दोनों की जो है किराए की मात्रा अलग अलग रखी जाती है। उसके बाद होता है बाज़ार की पृथकता। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है वो बहुत अलग अलग जगह होता है। अब अगर बाज़ार एक दूसरे से बहुत दूर है, अलग है, अब 2 ग्राहक है, वो दोनों उस बाज़ार में एक साथ तो जा नहीं सकते, तो जो जिसके पास में जाएगा उस बाज़ार में उसको उतना ही ऊंचा मूल्य देना पड़ेगा, और जो जितना दूर जाएगा उसको प्राइस उतना ही बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि गाँव में जो होते हैं किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य ज़्यादा हाई होते हैं और शहरों में कम। ऐसा लोग कहते हैं कि शहरों में कम होते हैं। गांव में ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आपको गांव से शहर में परचेज करने के लिए आना पड़ेगा, तो किराया भी देना पड़ेगा। तो यहाँ डिस्टेंस से भी जो है वो एकाधिकारी फ़ायदा उठा लेता है और अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग लेता है। उसके बाद आता है उपभोक्ता की अज्ञानता, कि कुछ उपभोक्ता इतने ज़्यादा अज्ञानी स्वभाव के होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि वस्तु का मूल्य क्या चल रहा है, और वो अपने आप ही जो है ऊंची कीमत वाली वस्तु नीची कीमत वाली वस्तु को ऊंची कीमत वाली प्राइस में ले आते हैं, क्योंकि उनका सोचना ऐसा है कि जिसके प्राइस लोअर हुए वो चीज़ की किस्म जो है वो अच्छी नहीं होगी, और जिसके प्राइस ऊंचे हुए उसकी किस्म भी अच्छी होगी। तो वो क्या करते हैं, ऊंचे प्राइस वाली वस्तुएं क्रय कर लाते हैं अज्ञानतावश, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो इस वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद है समय में अंतर, कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो किस समय सेल की जा रही है, इसमें भी डिपेंड करता है। जैसा पहले आपने देखा होगा कि टेलीफोन की सेवा की कीमतें जो है दिन में तो बहुत ऊंची होती थी और रात में नीचे गिर जाती थी। जब एसटीडी बूथ वगैरह चलता था तो लोग 9 बजे बाद टेलीफोन बूथ की लाइन में खड़े हो जाते और टेलीफोन करते थे, जबकि तार जो है वो दिन में सस्ता होता था और रात में महंगा होता था। तो जब रात में तार करना पड़ता था तो प्रॉब्लम आ जाती थी। तो इसी प्रकार है कि अगर समय हो गया, आवश्यक या साधारण है आपका, अगर आवश्यक है आपका उस वक्त भेजना तो आप ऊंची प्राइस दोगे, और साधारण है तो आप इंतज़ार करोगे और आप दिन में भी सेंड कर दोगे। तो इस वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्राइस का पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद उपभोक्ता की वरीयता में अंतर, कि उपभोक्ता किसको प्रेफरेंस दे रहा है, कि उसको पैकिंग, लेबल, ये सब रखी हुई वस्तुएं चाहिए, तो फिर उसको जो है ऊंचे मूल्य देने पड़ेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि लाइब्रेरी और इसमें संस्करणों की कीमतें काफ़ी ऊंची रख दी जाती हैं, जबकि अगर खुली मिले तो वो सस्ती मिलती है। इसी प्रकार खुली चाय सस्ती मिलती है, पैकिंग वाली वो मिलती है। तो एटलीस्ट आपको चाय वही चाहिए, टाटा चाय मिल रही है, खुली मिल रही है, सस्ती ले लो, टाटा के पैक में मिल रही है थोड़ी सी महंगी। तो उपभोक्ता जिसको पसंद करेगा वो लेके जाएगा। अगर वो एक ही चीज़ को अच्छे से पसंद करा, लेबल पैकिंग, तो वैसा दे जाएगा। उसके बाद है प्रशुल्क की दीवारें। कभी कभी क्या होता है कि टैक्स भी जो होता है कि एक अपनी ही वस्तु को हमारे देश में तो हम ऊंचे मूल्य पर बेच सकते हैं और दूसरे के देश में हमें उस वस्तु को सस्ते मूल्य में बेचना पड़ता है। ये सब तटकरों के कारण होता है। जो तो क्योंकि स्वदेशी बाज़ार में वो वस्तुएं, उनकी वस्तुएं आकर के बिक नहीं सकती। आपको पता है कि मेरी जो चीज़ है वो इंडिया में मुझे सेल करनी है, अब यहाँ पर आपके टैरिफ लग रहे हैं, तो आप इंडिया में उस शुगर के प्राइस हाई ले सकते हो। आपको मालूम है कि बाहर से तो शुगर यहाँ आकर के सेल होगी नहीं, क्यों? क्योंकि टैरिफ लग रहा है, टैक्स लग रहा है। कोई कंट्री आके यहाँ सेल करेगी तो उसको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब टैक्स दे पड़ना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट उतनी आ जाएगी। तो टैरिफ जो होते हैं, प्रशुल्क दीवारें जो होती है, टैरिफ टैक्स भी जो है इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। हमें मालूम है कि मेरे यहाँ अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है तो इंडियन उसी को परचेज करेंगे, इसलिए मैं उनसे हाई प्राइस ले लेता हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास कि प्रयोगों में भिन्नता। कभी कभी क्या होता है कि यूजेस जो है एक ही कमोडिटी का हम अलग अलग करते हैं, तो आपको प्राइस भी अलग अलग देना पड़ेगा। कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था रेलवे का एग्जांपल, कि रेलवे का बोगन है, अब यूजेस अलग अलग हो गया, एक में कोक ले जा रहा है और एक में सिल्वर ले जा रहा है। ले जाने का काम दोनों का है, बट इनके यूजेस में डिफ्रेंसिएशन है।
को थोक के भाव काम आता है, जबकि गोल्ड या ये बहुत लोअर क्वांटिटी में काम में लिए जाते हैं, तो उसका जो है वो कॉस्ट ज़्यादा होगी। उसके बाद है परिवहन लागतों में अंतर, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकती है, कि बाज़ार के विस्तार और दूर के स्थानों को भेजे जाने वाले सामान की कीमत जब तक हम कम नहीं रखेंगे तब तक लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। और नज़दीक वालों में लोग जो है ऊंची कीमत पर भी इसलिए ख़रीद लेते हैं क्योंकि वो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ये कर देती है। उसके बाद आदेश पर क्रय विक्रय, अगर कोई ऑर्डर दे करके क्रय और विक्रय करता है तो उसको रियल में ये पता ही नहीं रहता है कि उसने ऑर्डर दे दिया, कमोडिटी आ गई और वो उसको परचेज कर लेता है, तो इस स्टाइल से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। अब आता है इसमें आपका ग्राफ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो आपका ग्राफ बनेगा उस स्टाइल का बनेगा। ये हॉलमार्क का होता है, ये है आपका बी और ये है ए, दो मार्केट है। ए मीन्स यूएसए और बी मीन्स भारत, दिस इज़ भारत, दिस इज़ यूएसए और दिस इज़ टोटल बी ए। ये पूरा का पूरा मार्केट जो है वो इस स्टाइल का है। अब मैं आपको इस ग्राफ को अच्छे से वापस एक बार बनाती हूँ कि इस स्टाइल से ये है, यहाँ से आपने ऐसे लिया, थोड़ा सा फ्लैट होकर के फिर ये टर्न हो जाता है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे होता है, यहीं से निकलेगा ये, और फिर ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ आप एक एमसी को क्रॉस कर देते हो। जिस एमसी से क्रॉस करते हो उससे एक सीधी लाइन जाएगी। सबसे पहला ये जो मार्केट है वो आपका उसका है, तो यहाँ आपके इस स्टाइल से होंगे, और ये आपके इंडिया का मार्केट है, तो यहाँ एमआर और एआर की कंडीशन इस स्टाइल से होगी। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपने सप्लाई जो है वो ज़्यादा करी है, यहाँ पर आपने सप्लाई कम करी है। प्राइस देखिए यहाँ पर कम है और यहाँ प्राइस देखिए आप ज़्यादा ऊंचे हैं। तो ये आपको इन दोनों बाज़ारों का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समझ में आ जाएगा कि यहाँ सप्लाई इतनी ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक की, जबकि इसमें सप्लाई कम है। यह आपका टोटल मार्केट है, ए और बी की सम है, यह टोटल मार्केट की है। एक बार वापस इस ग्राफ को अच्छे से बना देती हूँ। तीन पार्ट में आपको इस मार्केट को डिवाइड करना है। जो ये मार्केट है उसमें थोड़ा सा ऐसा होता हुआ आपका एक लाइन ऐसे जाएगी, फिर ऐसा होते हुए आपकी ऐसे जाएगी और ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मार्केट है आपका यूएसए का, इसमें आपका इस स्टाइल से जाएगा एमआर और एआर, और यहाँ पर आपका एआर और एमआर इस स्टाइल से जाएगा। अब एक लाइन जो है वो यहाँ से आती है, देखिए सप्लाई ज़्यादा प्राइस कम, सप्लाई कम एंड प्राइस हाई। इस प्राइस का कंपैरिजन आप इस प्राइस से करिए तो ये यूएसए में हम कमोडिटी सस्ती बेच रहे हैं और भारत में हम कमोडिटी ज़्यादा दे रहे हैं, तो दिस इज़ द प्राइस डिटर्मिनेशन अंदर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय